अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 8 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की एक्सरसाइज को करने की कोशिश करेंगे। आज हम न्यूमेरिकल तो नहीं करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और साथ में एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेंगे। उसके अलावा टेस्ट सोल्यूशन भी देखेंगे। पहला जो हमारे पास बेटे आ जाता है इसका MCQs, वो कहते हैं कि वाटर फ्रीजेज एट, वाटर कौन से पॉइंट पे जाके फ्रीज होता है, वो 32 फ़ारेनहाइट पे जाके फ्रीज हो जाता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 सेल्सियस होता है, 37 सेल्सियस होता है। मरकरी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पे मरकरी क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन होती है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत लो होता है और स्मॉल उसकी बेटे हीट कैपेसिटी होती है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव प्रॉपर्टीज। इनमें से कौन से मटेरियल की लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है? वो है बेटे वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ अ लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन किसका ग्रेटर है? वो बेटे ब्रास का है। और कहता है कि बीटा की वैल्यू मालूम करनी है आपने, ठीक है, आपने बीटा की वैल्यू को मालूम करना है। अगर आपके पास अल्फ़ा हो 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ पर केल्विन, तो आपको पता है कि आपने बेटे बीटा का जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो क्या पढ़ा हुआ है, जो आपने वॉल्यूम एक्सपेंशन में पढ़ा था कि जो हमारा बीटा है वो किसके इक्वल हो जाता होता है बेटे? बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा किसके इक्वल है जी? 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ के। तो मैं यहाँ पे बेटे क्या लिख दूंगा? इक्वल का साइन, 3 मल्टीप्लाई अल्फ़ा की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ पर केल्विन। अच्छा बेटे अब यहाँ पे जब ये 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारा आंसर बन जाएगा जी 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, और ऊपर पावर उसकी आ जाएगी बेटे 5 पर केल्विन, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे गलती से उन्होंने 15 लिख दी है, ये 5 ही है ना यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। फिर कहता है अ लार्ज वाटर रिजर्वर्स कीप्स द टेम्परेचर ऑफ नियर लैंड मॉडरेट ड्यू टू, ये बेटे किस वजह से होता है? ये हमारे पास होता है जी लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स एवेपोरेशन, कौन सी चीज़ें बेटा एवेपोरेशन को इफेक्ट करती है? क्या टेम्परेचर इफेक्ट करता है? सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड डिपेंड करता है? विंड डिपेंड करता है? क्या ये इफेक्ट करता है? जी बेटा ये सारी चीज़ें इसको इफेक्ट करती हैं, तो इसका हमारे पास एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। कहता है व्हाई डज हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडीज टू कोल्ड बॉडीज? जो हीट है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ क्यों ट्रांसफर होती है? तो आपको पता है कि जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था हमने एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी कि जो हीट है वो हमेशा ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट। कहते हैं द हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन देम। उन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से जो हीट है बेटे वो हॉट से कोल्ड पार्ट की तरफ जो है ट्रांसफर हो जाती है। फिर आ जाते हैं जी डिफाइन द टर्म्स हीट एंड प्रेशर। हीट और प्रेशर को आपने डिफाइन करना है, वो क्या होता है? सबसे पहले हीट एंड टेम्परेचर को, टेम्परेचर की डेफिनेशन है हमारे पास। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर हमें बताता है किसी भी बॉडी के डिग्री के बारे में कि ये इसके अंदर कितना हॉट टेम्परेचर मौजूद है या कितना कोल्ड टेम्परेचर मौजूद है, कितना कोल्डनेस है ये। हीट क्या होती है? कोल्ड टेम्परेचर नहीं, कितना कोल्डनेस है ये। हीट क्या है बेटा? हीट इज द एनर्जी डेट इज ट्रांसफर्ड। हीट बेटा एक एनर्जी है जो हमेशा ट्रांसफर होती है। कहाँ को ट्रांसफर होती है? फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, जब थर्मल कॉन्टैक्ट इनका एक दूसरे के साथ आता है। देखिए ना, थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे का जब इनका थर्मल कॉन्टैक्ट होता है।
और जब थर्मल कॉन्टैक्ट होता है तो रिजल्ट क्या निकलता है, इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस होता है। टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से बेटे क्या होता है, हीट ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। व्हाट इज मीन बाय इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, इंटरनल एनर्जी बेटा बॉडी की क्या होती है, कहते हैं वन हीट एंटर्स अ बॉडी इट बिकम्स इट्स इंटरनल एनर्जी। जब बेटा हीट किसी बॉडी में एंटर हो जाती है ना तो वो उसकी क्या बन जाती है, इंटरनल एनर्जी बन जाती है। फिर आ जाता है व्हाट इज थर्मोमीटर, थर्मोमीटर क्या है, वाई मर्करी इज प्रेफर्ड एज थर्मोमेट्रिक सब्सटेंसेस, मर्करी को क्यों प्रेफर किया जाता है कि ये थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस है। A device that is used to measure the temperature of a body is called thermometer। अब मर्करी को क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि कि ये थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस है। और जब हमने टॉपिक पढ़ा था, ये मर्करी वाला टॉपिक था जिसमें हमने ये सीखा था कि थर्मोमेट्रिक सब्सटेंसेस होती हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, आपने इसके साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ लिख देनी है। एक्सप्लेन द वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक यानी वॉल्यूम का थर्मल एक्सपेंशन, और लेंथ का थर्मल एक्सपेंशन जो हमने पढ़ा था। लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं बेटे दो, ये कल जो हमने एक टॉपिक पढ़ा ये वही है। डिफाइन द स्पेसिफिक हीट एंड हाउ वुड यू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। स्पेसिफिक हीट की यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हम बहुत डिटेल में बेटा इसको पढ़ चुके हैं, इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, फिल वक्त मैं सिर्फ आपको शॉर्ट डेफिनेशन इसकी बता देता हूँ। यहाँ पे वो हमें कहता है जी कि जो अमाउंट ऑफ हीट है जो चाहिए होती है किसी भी बॉडी को, यानी कि 1 kg मास के टेम्परेचर को 1 केल्विन तक इंक्रीज़ करने के लिए वो हीट हमारे पास क्या हो जाती है, स्पेसिफिक हीट हो जाती है। नेक्स्ट बेटा इसका क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। अच्छा, जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, मैं उसको फिल वक्त स्किप कर रहा हूँ, मैं उसको डिटेल में नहीं लेके जा रहा। डिफाइन एंड एक्सप्लेन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, कहता है हीट एनर्जी, ये भी हमने बहुत डिटेल में टॉपिक पढ़ा हुआ है। और कहता है जो हीट एनर्जी होती है जो चाहिए होती है हमें किसी भी बॉडी के मास को, यूनिट मास को चेंज करने के लिए लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, और उसके मेल्टिंग पॉइंट को क्या करते हुए, मेल्टिंग पॉइंट को विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, यानी उसके टेम्परेचर में कोई भी हमने चेंजिंग नहीं करनी और उसके मेल्टिंग पॉइंट को हमने जो है ना वो डिस्टर्ब करना है। यानी कि आसान से अल्फाज में हमने क्या इसमें पढ़ा था कि जो हीट एनर्जी हमें चाहिए होती है चेंज करने के लिए किसी भी मैस वाले सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए बगैर उसके टेम्परेचर को चेंज करते हुए। इज इट क्लियर? मैथमेटिकली हमने क्या पढ़ा था कि जो एच एफ है और एच फॉर हीट, एफ फॉर फ्यूजन, ठीक है। जो एच एफ है हमारे पास वो बेटा क्या है जी, डेल्टा क्यू एफ ओवर एम, डेल्टा क्यू एफ ओवर एम हो जाएगा। तो जो आइस है वो चेंज हो जाती है 0 सेल्सियस पर पानी में। जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है आइस की वो 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 जो हमने टेबल में सीखा था, और यानी कि ये 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जूल हीट रिक्वायर्ड होती है हमें 1 kg आइस को जो है ना पानी में कन्वर्ट करने के लिए एट 0 सेल्सियस में। डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये भी बेटा ये दोनों डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैंने इनको ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं बेटे आपको समझाया, क्योंकि ये गालिबन 2 दफ़ा रिपीट हो रही हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, कहता है जो क्वांटिटी होती है हीट की जो चेंज कर देती है यूनिट मास ऑफ लिक्विड को कम्प्लीटली गैस में। फ्यूजन में क्या था, सॉलिड को चेंज कर देता है लिक्विड में, और इसमें क्या है, लिक्विड को टोटली चेंज कर रहा है गैस में उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जाते हुए विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में बगैर कुछ चेंजिंग किए हुए। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा जी, एच वी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वी ओवर एम। अब वेपोरेशन, ये थर्ड लास्ट हमारा टॉपिक था जो हमने देखा था कि वेपोरेशन क्या होती है, वेपोरेशन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है बेटे। जो लिक्विड का चेंज हो जाना ना वेपोर स्टेट में, लिक्विड के सरफेस के अपर यानी कि जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं बगैर इसको हीट किए, डेट इज कॉल्ड एवेपोरेशन, ठीक है। अब कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे वो डिपेंड करती है बेटा, जो रेट है वेपोरेशन अफेक्ट होती है मुख्तलिफ फैक्टर से। पहला आ जाता है हमारे पास टेम्परेचर, कहता है कि अगर वेपोरेशन वेपोरेशन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, अगर वेपोरेशन फास्टर होती है तो इसका मतलब टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा, अगर वेपोरेशन कम होती है तो इसका मतलब कि हमारे पास टेम्परेचर भी बेटे उस जगह का बहुत कम आ जाता है। सरफेस एरिया किस तरीके से, इसके हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी
कि अगर आपने एक कपड़ा है उसको पानी के अंदर भिगो, दो कपड़े हैं उसको आपने पानी के अंदर भिगो दिया है अच्छे से, अब एक को तो आप बहुत फैला के जो है ना वो हैंग कर रहे हो, और दूसरे को आप जो है ना वो बोल टाइप बना के वो हैंग कर रहे हो, तो आप क्या चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जो हमारे पास फैला के कपड़ा जो है सुखाने के लिए डाला हुआ है वो जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एवेपोरेशन के, और जो आपने रोल करके हुए रखा हुआ है उसका सरफेस एरिया बहुत कम है, और उसके चांसेस जो है ना बेटे बहुत कम हो जाएंगे एवेपोरेशन के, ठीक है। विंड के हवा, जो हवा होती है ना बेटा वो ब्लो करती है किसी भी लिक्विड के अपर सरफेस पर। जब वो ब्लो करती है तो उसके जो है ना लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं उनके मोशन को वो इंक्रीज़ कर देती है। जब वो उनके मोशन को इंक्रीज़ कर देती है तो वो लिक्विड पार्टिकल जो सिर्फ एस्केप आउट होने ही वाले होते हैं उसकी सतह से वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो क्या हो जाते हैं, एवेपोरेट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी मालिक्यूल्स की होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे वो एस्केप आउट हो जाते हैं। ये थे बेटा आई थिंक सो हमारे सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने टेस्ट सोल्यूशन की तरफ कि उसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी थी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हमने कुछ एग्जांपल्स बतानी है एनर्जी की, और साइकिलिस्ट टेल्स ऑल्सो वर्क व्हाइल पैडलिंग बाइक, ठीक है। विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम बायोमास क्या होती है, और उसके अलावा बेटे हमने देखना है व्हाट आर न्यूक्लियर फ्यूल्स क्या होता है, केमिकल एनर्जी क्या होता है, और अ बॉडी ऑफ मैथ 50 kg यानी कि एमसीक्यूज भी देख लेंगे। लेट मी ओपन द बुक। यूनिट नंबर 6 के थे वो। विंड एनर्जी क्या था बेटा, उनमें एक शॉर्ट क्वेश्चन है विंड एनर्जी, पहले इसे देख लेते हैं। कहते हैं विंड एनर्जी इस्तेमाल हो रही है एनर्जी के सोर्स पर सदियों से, ठीक है। और इससे क्या किया जाता है, पावर सेलिंग शिप्स को अगर देखा जाए जो समुद्रों में मूव करती हैं, और वो विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करती हैं। अगर विंड मिल्स की बात की जाए या विंड टरबाइंस की बात की जाए, विंड टरबाइंस एक बहुत यूज़फुल मेथड है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। यूरोप कंट्रीज़ में जो है ना बहुत ज़्यादा फार्म्स लगे हुए हैं विंड एनर्जीज विंड टरबाइंस के, और यूनाइटेड स्टेट में 1300 मेगावाट की जो है ना बिजली इससे पर डे के हिसाब से प्रोड्यूस की जा रही है, और कुछ यूरोप कंट्रीज़ में जो है वो 100 पर डे के हिसाब से इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। चलें, विंड एनर्जी भी बेटा हमारा हो गया। उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी एंड एनर्जी फ्रॉम बायोमास। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, कहता है बहुत सारे हिस्सों में दुनिया के ना जो ज़मीन है ना हमें हॉट वाटर प्रोवाइड करती है। बेटा हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, मैं इसको डायग्राम की मदद से थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या देखा जाता है कि वो हॉट मोल्टन एरिया जहाँ पे मैग्मा पाया जाता है, और रॉकी एरियाज़ में वहाँ पे ड्रिलिंग की जाती है। ड्रिलिंग की मदद से दो सुराख किए जाते हैं, कुछ यूँ बेटा यू शेप्ड के, ठीक है। ये दोनों सुराख किए जाते हैं, क्या किया जाता है, एक सुराख से बेटा क्या ठंडा पानी डाला जाता है, और जब ये ठंडा पानी इन रॉक्स से जाके टकराता है, रॉक्स बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, वो सडनली बेटे स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो स्टीम जो है ना हॉट वाटर जो होता है ना वो इस पाइप से कलेक्ट कर लिया जाता है। उस स्टीम के प्रेशर से हीट इंजन जो है ना वो लगाए जाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, और ये घरों को, दफातर्स को जो है ना गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एनर्जी फ्रॉम बायोमास क्या कहता है, ये भी मैं थोड़ा उर्दू में बता देता हूँ, मैं रीडिंग नहीं करूँगा, ये हम बहुत डिटेल में बेटा पहले पढ़ चुके हैं। बायोमास बेटा प्लांट और एनिमल्स का जो है ना वेस्ट मटेरियल होता है जिसको आप बर्न करते हैं एज ए फ्यूल के तौर पे, और जो बायोमास होते हैं गार्बेज होते हैं वेस्ट मटेरियल होता है प्लांट्स का, लाइक शुगर कैन हो गया, शुगर कैन वगैरह,
ये जो वेस्ट मटेरियल है ना, ये हम इस्तेमाल करते हैं रन करने के लिए पावर प्लांट्स को, इन्हें बर्न करते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है ना बेटा, ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। बायोमास जो है, बायोमास एक अनदर मेथड है एनर्जी सोर्स को प्रोड्यूस करने का, लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे कि इसके यूज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जब कोई भी एनिमल जो है ना, एनिमल का डंग हो गया, कोई डेड प्लांट हो गया, डेड एनिमल हो गया, आपको पता है कि उसमें डेड मटेरियल में डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो बेटा वहाँ पे मिक्सचर्स बनते हैं गैसेस के, यानी मीथेन के और कार्बन डाइऑक्साइड के, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस की जाती है मीथेन को बर्न करते हुए। लेकिन इसको यूज़ करने में प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ज़्यादा मकदार में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जो हमारी सेहत के लिए, हमारी इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब हमारा बेटा जियोथर्मल एनर्जी और व्हाट इज़ द एनर्जी फ्रॉम बायोमास, ये दोनों क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। न्यूक्लियर फ्यूल्स एंड केमिकल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। न्यूक्लियर फ्यूल्स क्या होता है? कहते हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं ना, वो एनर्जी को गेट करते हैं फिजन रिएक्शन की मदद से, यानी कि वहाँ पे तोड़ फोड़ का अमल हो जाता है। कहते हैं ड्यूरिंग फिजन रिएक्शन, फिजन मतलब टूटना, जब फिजन रिएक्शन होता है ना, तो जो हैवी एटम होते हैं लाइक यूरेनियम एटम्स हो गए, वो स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब टूट, स्प्लिट का मतलब टूट जाना, इनटू स्मॉलर पार्ट्स, छोटे हिस्सों में। जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी उस सूरत में रिलीज हो जाती है, जब लार्ज एटम जो है ना स्प्लिट होता है छोटे हिस्सों में। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है ना, वो न्यूक्लियर रेडिएशन की मदद से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज़ करता है, और वो हीट इस्तेमाल होती है पावर प्लांट्स को चलाने के लिए। देन बहुत इससे डिसएडवांटेज इसका ये भी आ जाता है कि बहुत सारी जो हीट है ना, वो इन्वायरमेंट में वेस्ट हो जाती है। न्यूक्लियर फ्यूल्स भी बेटा हो गया, मैं बोल्ड कर रहा हूँ जो जो हो गए। उसके बाद कौन सा है जी? केमिकल एनर्जी क्या होता है? केमिकल एनर्जी बेटा प्रेजेंट होती है हमारी खुराक में, फ्यूल्स में, और बहुत सारे दूसरी सब्सटेंसेस में। हम इसको हासिल करते हैं जब हम खुराक खाते हैं, उससे एनर्जी हासिल होती है, यानी कि मुख्तलिफ सब्सटेंसेस से ना जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप लकड़ी को, कोयले को या कुदरती गैस को हवा की मौजूदगी में जलाते हो ना, तो केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे बहुत सारी जो एनर्जी है ना, हीट के फॉर्म में और लाइट के फॉर्म में जो है ना रिलीज़ होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑब्टेन किया जाता है इलेक्ट्रिकल सेल्स की मदद से, बैटरीज की मदद से, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि बहुत सारे सब्सटेंस जो उसके अंदर मौजूद होते हैं वो केमिकली रिएक्ट करते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात कीजिए तो वो जो एनिमल्स होते हैं हीट को और मस्कुलर एनर्जी को हासिल करते हैं उस खुराक से जो वो खाते हैं। केमिकल एनर्जी भी बेटे हो गया। उसके बाद हमारे पास है जी, पहले शॉर्ट कर लें फिर मैं न्यूमेरिकल की तरफ आ जाऊँगा, कि डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एनर्जी यूज्ड इन आवर बॉडीज। अच्छा, ये मैंने आपको लिखवाया था कि एग्जांपल्स ऑफ एनर्जी जो हमारी बॉडीज यूज़ करती हैं, उसमें से आपने इस क्वेश्चन को देख लेना है। उसके अलावा हमारा बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है उसको देख लेते हैं। यानी ग्रेविटी की मदद से जो एनर्जी जो है ना वो लगती है, आई थिंक सो ये प्रीवियस चैप्टर का क्वेश्चन लिखा गया है इसमें। जी बेटा, ये प्रीवियस चैप्टर का क्वेश्चन लिखा गया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसके जो है ना आपने देख लेना है कि जब हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन उसमें से पढ़ी थी। उसके अलावा न्यूमेरिकल है जी, एक साइकिलिस्ट है वो 12 जूल ऑफ वर्क डन करता है, व्हाट इज़ हिज एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, यही वो न्यूमेरिकल है, हम उसको देख लेते हैं। एक साइकिलिस्ट है वो 12 जूल ऑफ यूज़फुल वर्क करता है पैडलिंग करते हुए, और हर 100 जूल्स के जो है ना वो जो वर्क डन करता है तो वो फूड एनर्जी को इस्तेमाल करता है जो उसने खाई होती है, जो गेट की होती है। व्हाट इज़ जो है ना हिज एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी उसको हम देख लेते हैं बेटा।
यूज़फुल वर्क डन 12 जॉल हुआ बेटे, और एनर्जी जो साइकिलिस्ट ने यूज़ की वो 100 जॉल थी। एफिशिएंसी क्या जी 12 डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू 0.12 जॉल। एफिशिएंसी परसेंटेज निकालनी है तो आंसर को हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना विच इज़ इक्वल टू 12%। A body has a mass of 50 kg raised at a height of 3 meter. What is its potential energy? हमने पोटेंशियल एनर्जी इसकी फाइंड करनी है। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जी आपने? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, यानी मास ग्रेविटी हाइट। अब बॉडी, एक बॉडी उसका मास बेटा 50 kg है, वो 3 मीटर की हाइट तक उठाया जाता है उस वेट को, और ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जो यूनिवर्सल है। और सिंपल आपने इन सब को मल्टीप्लाई कर देना, यानी मास, हाइट और ग्रेविटी को, तो उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 1500 जॉल। ये शॉर्ट के लिहाज से बेटा एमसीक्यूज हैं, इनको आपने देख लेना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वाले टॉपिक में ये प्रीवियस चैप्टर की डेफिनेशन नहीं है, ये यूनिट नंबर 6 की ही डेफिनेशन है, जिसका आंसर बेटा हमें यहाँ पे मिलेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या एनर्जी, कौन सी एनर्जी होती है? कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो बॉडी पोजेस्ट करती है अपनी हाइट की वजह से। अगर हम हैमर है ना बेटे, हैमर को क्या करते हैं, ऊपर ले जाके किसी भी कील को लगाना हो तो हम पीछे से लेके जाके उसके ऊपर हिट करते हैं, यानी वो हाइट पे लेके जाके उसको रिलीज करते हैं। और ऐसी एनर्जी जो बॉडी गेट करती है अपनी हाइट की वजह से, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमारे सारे सोल्यूशन वर्क भी हो गया, और कल इंशाल्लाह हम इसके यूनिट नंबर 8 के बेटा न्यूमेरिकल्स करेंगे अनसॉल्व्ड। होप्स सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होगी होंगी।